Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is cholinesterase activating and cholinesterase inhibiting drugs. इस चैप्टर का दूसरा नाम है कोलिनोमिमेटिक या इसको पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स भी बोलते हैं। इस चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर आपने कोलिनोमिमेटिक्स को पढ़ना है। इसके अलावा मैंने कुछ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आपने लिपनकोट से कवर करना है क्योंकि एएनएस का कुछ पोर्शन हमने लिपनकोट से भी कवर करना पड़ता है। कुछ वो क्वेश्चंस जो मिनी कैटसन से कवर नहीं होंगे, लिपनकोट से कवर हो गए, वह कौन कौन से हैं? इरिवर्सिबल डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका नोट करना है, ठीक है। इसके साइड सिम्पटम नोट करने हैं, जनरल ट्रीटमेंट पढ़ना है और ड्रग्स फॉर इरिवर्सिबल एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। तो इस क्वेश्चन को आपने अंडरलाइन कर लेना और आपने इसको लिपनकोट से करना है। बाकी सब कुछ हमने करना है यहाँ से मिनी कैटसन से। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो ऐसी ड्रग्स जिनका एसिटाइलकोलिन लाइक इफेक्ट होता है उनको कोलिनोमिमेटिक्स बोलते हैं। कोलिनोमिमेटिक्स को दो में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन, कि कौन से रिसेप्टर पे, या तो रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर रही है या फिर एंजाइम को इनहिबिट कर रही है। डायरेक्ट एक्शन और इनडायरेक्ट एक्शन। डायरेक्टली एक्टिंग है मजीद दो में डिवाइड हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिलेक्टिव एफिनिटी। कुछ मस्क्रीनिक होते हैं, कुछ निकोटिनिक होते हैं। मस्क्रीनिक भी आगे मजीद दो में डिवाइड हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिस्ट्री। कोलिन एस्टर है या अल्कलॉइड्स है, ठीक हो गया, ओके। तो और इनडायरेक्ट एक्टिंग है, इनडायरेक्ट एक्टिंग को मजीद तीन में डिवाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है और वेरी लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक हो गया, वेरी लॉन्ग एक्टिंग है। अब इसके अंदर इस पूरे चैप्टर के अंदर जो एक मेन ड्रग होगी, जो प्रोटोटाइप होगी, वो होगी एसिटाइलकोलिन, जो मस्क्रीनिक और निकोटिनिक दोनों रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनएस्टरेज इनहिबिटर है, उसके अंदर जो प्रोटोटाइप होगा वो नियोस्टिग्मिन है। नियोस्टिग्मिन और फाइसोस्टिग्मिन में फ़र्क क्या होता है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। दोनों के दोनों कार्बामेट होते हैं, लेकिन जो नियोस्टिग्मिन है क्वाटर्नरी है, जबकि फाइसोस्टिग्मिन क्या टर्शियरी है। अब नियोस्टिग्मिन चूंकि क्वाटर्नरी है, इसके पास एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लिपिड सॉल्युबल नहीं होती, सीएनएस में एंटर नहीं होती, लेकिन टर्शियरी अमाइन है वो सीएनएस में एंटर हो जाती है। दोनों ओरली एक्टिव होता है, ठीक है, और दोनों का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आपको 30 मिनट से लेकर 2 आवर्स तक देखने को मिल सकता है। अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक। तो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक ये मस्क्रीनिक हो सकती है या फिर हो सकती है निकोटिनिक हो सकती है, ठीक है। जो मस्क्रीनिक है इसको मजीद दो में डिवाइड करते हैं, कोलिन एस्टर है या एल्केलॉइड्स होते हैं। कोलिन एस्टर भी आगे एग्जांपल लिखी हुई है, एसिटाइलकोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकोल, बिथेनाकोल, ठीक है, कार्बाकोल, बिथेनाकोल। इसमें से जो एसिटाइलकोलिन और कार्बाकोल ये दोनों रिसेप्टर पे बाइंड करती है, चाहे वो मस्क्रीनिक है चाहे वो निकोटिनिक है, ठीक है। लेकिन जो बिथेनाकोल है और मेथाकोलिन है ये बाइंड करती है ओनली फॉर मस्क्रीनिक, ठीक है। जबकि दूसरे जो ग्रुप आता है उसमें अल्कलॉइड्स है। अल्कलॉइड्स वाले में मस्क्रीन आता है सिंपल, जो मस्क्रीनिक रिसेप्टर पर जाके बाइंड करता है। पाइलोकार्पिन है ये भी मस्क्रीनिक पे जाके बाइंड करता है। निकोटीन ये निकोटिनिक रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक है। लोबिलिन ये भी निकोटिनिक रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी कि मस्क्रीनिक के अंदर यहाँ पे लोबिलिन वगैरह ऐड कर सकते हैं, नहीं, बल्कि ये वाली लोबिलिन क्या है यहाँ पर आपने पुट करना है, ठीक है। जो निकोटीन नियोनिकोटिनॉइड्स है, निकोटिनॉइड्स है, निकोटिनॉइड्स है, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरी ड्रग्स होती है ये इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होती है, उनके नाम ही बड़े मुश्किल है और उसको आपने याद नहीं करना, सिर्फ अपने निकोटिनॉइड्स को याद रखना है, ओके। अब इनकी क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। अब जो मस्क्रीनिक एगोनिस्ट होती है पैरासिम्पैथोमिमेटिक होते हैं, मतलब है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्शन को मिमिक करते होते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं कि 5 सब ग्रुप्स होते हैं मस्क्रीनिक रिसेप्टर के, M1, M2, M3, M4, M5। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे वो आपने कौन से देखने हैं, M1, M2, M3। अगर आप यहाँ से देखो तो M1, M2, M3, इसमें से जो M2 है और M4 है ये इनहिबिटरी होते हैं। जो M1 और M3, M5 ये GQ होते हैं, जबकि NM ये क्या है, ये आइनोट्रॉपिक होते हैं, जबकि ऊपर वाले मेटाबोट्रॉपिक थे। कौन से थे, मेटाबोट्रॉपिक थे, ओके। अब इसके कुछ हाई यील्ड टर्म्स को देख लेते हैं। पहला कोलिन एस्टर। तो कोलिन एस्टर के अंदर एग्जांपल क्या कहती है, एसिटाइलकोलिन था, मेथाकोलिन था, कार्बाकोल था और बिथेनाकोल था, जिसके अंदर एसिटाइलकोलिन और कार्बाकोल दोनों रिसेप्टर पर जाके बाइंड करते हैं, चाहे वो मस्करीनिक हो चाहे वो निकोटिनिक हो। लेकिन जो एल्केलॉइड्स के अंदर पाइलोकार्बिन था, मस्करीन था, निकोटीन था और लोबिलिन था, ओके। तो कोलिनोमिमेटिक ऐसी ड्रग कोलिनोमिमेटिक जिसमें कोलिन और के साथ कोई ना कोई एस्टर ग्रुप अटैच हो और ये पुअरली लिपिड सॉल्युबल होती है, ठीक है, पुअरली लिपिड सॉल्युबल होती है, ओके। जबकि ये वाला जो कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड्स होती है, एल्कलॉइड्स रिलेटिवली हाई लिपिड सॉल्युबल होती है, ठीक हो गया। यानी अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, सीएनएस के अंदर ज़्यादा कौन एंटर होगा, सीएनएस के ज़्यादा एंटर होंगे एल्कलॉइड्स, ठीक है, एल्कलॉइड्स हो गए, जबकि ये वाले रिलेटिवली कम एंटर हो गए। अब इसके बाद देख लेते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस और माइस्थेनिक क्राइसिस में क्या फ़र्क होता है। इन दोनों को आपने सुकून से समझना है। कोलिनर्जिक क्राइसिस और माइस्थेनिक क्राइसिस, इन दोनों के केस के अंदर स्केलेटल मसल की पैरालिसिस हो जाती है। और आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि अगर आप किसी मसल को ज़्यादा एक्टिवेट
एक्टिवेट करवाते हो, ज़्यादा डिपोलराइज करवाते हो, तब भी वो उसकी भी पैरालिसिस हो जाती है। तब उसको आप स्पास्टिक पैरालिसिस वगैरह आप कुछ कहते थे, इस तरह का नाम कहते थे। ठीक हो गया। अब कोलिनर्जिक क्राइसिस में होता ये है कि जो कोलिनोसेप्टर्स होते हैं स्पेसिफिकली न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट के ऊपर, उनकी ज़्यादा एक्टिवेशन होने की वजह से स्केलेटल मसल की वीकनेस या पैरालिसिस हो जाती है। लेकिन माइस्थीनिया क्राइसिस के अंदर जो माइस्थीनिया ग्रेविस होता है उसमें जो एंटीबॉडीज बनती है वो रिसेप्टर को उड़ा देती है, जिसकी वजह से स्केलेटल मसल की वीकनिंग हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है। इन दोनों के केस में स्केलेटल मसल का पैरालिसिस है, लेकिन इसमें आपने ज़्यादा ड्रग यूज़ कर लिया और इसमें ऑटो इम्यून है। इसको चेक कैसे करते हैं? इसको चेक इस तरह से करते हैं कि आप एड्रोफोनियम देते हो। एड्रोफोनियम शॉर्ट ड्यूरेशन है, ठीक है, और कितने मिनट के बाद आप ऑब्जर्व करते हो, कितने मिनट के बाद ऑब्जर्व करते हो? तकरीबन 15 मिनट के बाद, तकरीबन, ठीक है, 15 मिनट के बाद। और आप मसल की स्ट्रेंथ को देखते हो। अगर मसल की स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं होती मतलब तो वो माइस्थीनिया क्राइसिस है, ठीक है। और सॉरी, अगर मसल की स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं होती तो वो कोलिनर्जिक क्राइसिस है, मतलब ड्रग्स ने पहले ही कबाड़ा कर दिया स्केलेटल मसल का, अब वो और ख़राब कर देगी। लेकिन अगर स्केलेटल मसल की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है तो वो माइस्थीनिया क्राइसिस है। तो इन दोनों के दरमियान आपने फ़र्क को समझ लिया कि माइस्थीनिया क्राइसिस के अंदर एड्रोफोनियम देने के बाद स्केलेटल मसल की स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी, लेकिन कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर नहीं आएगी, मज़ीद ख़राब हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं डायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग क्या होती है? जो उसने डायरेक्टली रिसेप्टर को एक्टिवेट करना होता है। एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर, ये नाइट्रिक ऑक्साइड का दूसरा नाम है। इनडायरेक्ट क्या मतलब हुआ कि जिसने एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट करके एंडोजीनस एसिटाइलकोलिन के लेवल को या इसकी इफेक्ट को बढ़ा दिया। माइसीनिया क्राइसिस भी हो गया। निकोटिनॉइड्स निकोटिनॉइड्स क्या होते हैं? इंसेक्टिसाइड्स होती है जिनका निकोटीन लाइक इफेक्ट होता है, ठीक है, इंसेक्ट के अंदर ज़्यादा पोटेंट होती है। इसके बाद निकोटीन एगोनिस्ट होते हैं, ऐसे एगोनिस्ट जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर पर जाके बाइंड करते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर दो जगह पे होती है, एक तो स्केलेटल मसल के ऊपर जिनको आप एनएम बोलते हो, कुछ ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के अंदर जिसको आप एनएन बोलते हो। ऑर्गेनोफॉस्फेट, तो नाम से लग रहा है कि इसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, कोई फॉस्फेट होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल होता है और जो फॉस्फेट होता है इन दोनों का एस्टर होता है, और ये दोनों एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट एजेंट का क्या मतलब है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट एक मरतबा कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम के साथ बाइंड कर ले तो वो एंजाइम के साथ केमिकली मॉडिफाइड हो जाता है और वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, और एजिंग करने के बाद एक मरतबा एजिंग हो गई तो अब इसके इफेक्ट को रिवर्स नहीं कर सकते। पैरासिम्पैथोमिमेटिक ऐसे ड्रग्स जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को मिमिक करती होती है। अब इस टेबल में से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? इस टेबल में इंपॉर्टेंट ये है कि जो एसिटाइलकोलिन है और कार्बाकोल है, ये दोनों रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है। निकोटीन के लिए स्पेसिफिक कौन सी है? निकोटीन है, नियोनिकोटिनॉइड्स है, और इसके अलावा वेरेनिसिलिन है। वेरेनिसिलिन स्मोकिंग सिजेशन के लिए इस्तेमाल होती है। और कौन सी ऑटोनॉमिक ड्रग है जो स्मोकिंग सिजेशन के लिए इस्तेमाल होती है? तो वो है मैकामाइलामीन, और आपने मैकामाइलामीन को पैरासिम्पैथोलिटिक वाले चैप्टर के अंदर कवर किया था। स्मोकिंग सिजेशन के अंदर दूसरी ड्रग है मैकामाइलामीन, और पहली ड्रग कौन सी है? वेरेनिसिलिन होती है। ओके, अब एग्जाम में ये भी सवाल आता है कि नियोस्टिग्बिन और फाइसोस्टिग्बिन, इन दोनों में से आप किसको प्रेफर करोगे? तो मैं नियोस्टिग्बिन को प्रेफर करूंगा माइस्थीनिया क्राइसिस के लिए, क्योंकि माइस्थीनिया क्राइसिस एक पेरिफेरल स्केलेटल मसल का इशू है। अगर मैं फाइसोस्टिग्बिन यूज करूंगा तो इफेक्ट तो आएगा, लेकिन वो टर्शियरी अमाइन है, सीएनएस के अंदर एंटर हो जाएगी, सीएनएस की टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। नियोस्टिग्बिन अगर दूं तो वो क्वार्टरनरी अमाइन है, तो नियोस्टिग्बिन तो क्या करवाएगी? ये माइस्थीनिया क्राइसिस को तो ठीक कर देगी, लेकिन सीएनएस में एंटर नहीं होगी और आपको सीएनएस के साइन सिम्टम नहीं देखने को मिलेंगे। ओके, आगे चलते हैं हम। अब हम चलते हैं मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की तरफ। जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या होता है आपको पहले से बता चुका हूँ कि M2 और M4 इनहिबिटरी होती है, नेगेटिव प्रोटीन्स होती है, जबकि M135 GQ के साथ कपल्ड होती है। निकोटीन क्या होते हैं? आइनोट्रोपिक होते हैं, मेटाबोट्रोपिक नहीं होते। सोडियम और पोटेशियम चैनल्स होते हैं, इनके साथ एसोसिएटेड होते हैं। अगर सोडियम चैनल का इन्फ्लक्स होगा तो एक्साइटेटरी पोस्ट सिनैप्टिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, और अगर पोटेशियम चैनल का इन्फ्लक्स हुआ तो उसकी वजह से इनहिबिटरी पोस्ट सिनैप्टिक पोटेंशियल होगा। कहते हैं कि जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया के ऊपर होते हैं, जिनको एनएन बोलते हैं, और वो डिफर होते हैं किससे? एनएम वाले। जो एनएम वाले होते हैं वो कहाँ पे पड़े हुए होते हैं? न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट के ऊपर। अब टिश्यू और ऑर्गन के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स होता है, अब उनको देख लेते हैं, टिश्यूज और ऑर्गन इफेक्ट को। कहते हैं कि जो वेजोडाइलेशन है पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स नहीं है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो वेजोडाइलेशन है पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व डिस्चार्ज उसको एक्टिवेट नहीं करता। आपको ये बात बताता जो कि जो एंडोथेलियम होते हैं, ठीक है, जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं उनके ऊपर ये रिसेप्टर्स तो होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स तो होते हैं, मस्क्रीनिक होते हैं, लेकिन उनको स्टिमुलेट करवाने वाली कोई नर्व एंडिंग नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेजोडाइलेशन है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन नहीं है, कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व पहुंचती ही नहीं है। लेकिन अगर आप एगोनिस्ट दोगे
ठीक है, कुछ सिंथेटिक एगोनिस्ट दोगे तो वो जाके बाइंड कर लेगी और वो वेजोडाइलेशन करवा लेगी। जो वेजोडाइलेशन होती है वो एक एंडोथेलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर की वजह से होती है, जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो इन शॉर्ट वेसल्स के ऊपर कौन से होते हैं? अनइनर्वेटेड रिसेप्टर्स होते हैं। किसके ऊपर? एंडोथेलियम के ऊपर होते हैं स्पेसिफिक। और एंडोथेलियम के ऊपर जाके क्या करवाते हैं? एनओ की सिंथेसिस को, रिलीज को बढ़ा देते हैं। वो एनओ क्या करवाता है? वो एनओ वेजोडाइलेशन करवा देता है। इसके अलावा कहते हैं कि वेजोडाइलेशन होगा तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, तो वो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स को एक्टिवेट करेगा। बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स होने की वजह से क्या होगा? टैकीकार्डिया हो जाएगा। टैकीकार्डिया हो जाएगा। ओके, टैकीकार्डिया हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक एजेंट दोगे तो टैकीकार्डिया हो सकता है, लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक वेगल डिस्चार्ज जा रहा हार्ट के पास वो ब्रेडिकार्डिया करवाता है। दोबारा बताता हूँ, जो वेगस का डिस्चार्ज जा रहा हार्ट के पास वो ब्रेडिकार्डिया करवा देगा। लेकिन अगर आप क्या दोगे? डायरेक्ट एक्टिंग मस्कुलिनिक कोलिनोमिमेटिक दोगे तो इसकी वजह से टैकीकार्डिया होगा, लेकिन वो कंपनसेटरी होगा, वो कंपनसेटरी होता है। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि जो कोलिनोमिमेटिक्स होते हैं ये थर्मो रेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड के अंदर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सप्लाई करता है, लेकिन वहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। स्वेट ग्लैंड के ऊपर मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो थर्मो रेगुलेटरी या जिसको इक्राइन स्वेट ग्लैंड होती है, ये किसका फंक्शन होता है? ये भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, स्पेसिफिकली कोलिनोमिमेटिक का होता है फंक्शन। और इसके अलावा क्या होगा? कहते हैं कि जो टिश्यू होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि ऑटोनॉमिक इनर्वेशन क्या। मिसाल के तौर पर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको इनर्वेट करने वाला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर निकोटिनिक रिसेप्टर की एक्टिवेशन होती है ना, तो आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि निकोटिनिक वाले तो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के पास है और ये वाले रिसेप्टर कॉमन होते हैं, चाहे वो सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक हो। तो निकोटीन की एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा? वेजो कंस्ट्रक्शन प्रीडोमिनेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स के ऊपर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ज़्यादा राज होता है। गट के ऊपर ज़्यादा कौन डोमिनेट करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और निकोटिनिक रिसेप्टर वहाँ पे क्या कराते हैं? मोटिलिटी को, सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा जो निकोटिनिक न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट के ऊपर होते हैं तो वहाँ पे स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं, वहाँ पे स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा अर्से तक आपने एक्टिवेट करवा दिया स्केलेटल मसल को तो आपको फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगी। ठीक हो गया। और ये हैजर्ड होता है किसके लिए? ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड के साइड इफेक्ट में आ जाता है। ठीक हो गया। अब इनके क्लिनिकल यूजेस को देख लेते हैं। किन किन कंडीशन के अंदर के ग्लोकोमा के अंदर इस्तेमाल होता है। ग्लोकोमा के अंदर कैसे इस्तेमाल होता है? ग्लोकोमा की तरफ अगर आप आओ तो ग्लोकोमा के अंदर बीटा ब्लॉकर टेमोलोल इस्तेमाल होती है, बेटाक्सोलोल इस्तेमाल होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन रेटिनोक्रोस होता है। कोलिनोमिमेटिक कौन से इस्तेमाल होते हैं? 2P होते हैं। 2P ये करती क्या है? एक सिलेरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा के आउटफ्लो को बढ़ा देती है। किस तरह से? ट्राबिकुलर मैशवर्क को ओपन कर देती है। ठीक हो गया। तो इस तरह से जाके काम करती है। ओके। और इसके अलावा शॉगरन सिंड्रोम है। शॉगरन सिंड्रोम क्या है? ये वो सिंड्रोम है जिसमें लैक्रिमेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है। या अगर बाउल या ब्लैडर की कोलिनर्जिक एक्टिविटी लॉस्ट हो गई है तो उसको रिस्टोर कराने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वेरानिसिलिन का आपको फंक्शन बताया था कि स्मोकिंग सिजेशन में इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा मैकेमाइलामीन ये भी स्मोकिंग सिजेशन में इस्तेमाल होती है। कुछ ड्रग्स ऐसी है जो स्केलेटल मसल के पैरालिसिस करवा देती है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि अपर मोटर न्यूरॉन लेजन हो गया, स्केलेटल मसल का स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। ओके। तो इस केस में स्केलेटल मसल की पैरालिसिस वगैरह करवाना जरूरी होता है, तो वो सक्सिनाल्कोलिन करवाती है। ठीक है। इसके अलावा इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें निकोटीन एक्टिवेशन होता है, तो माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि निकोटिनिक रिसेप्टर किसके ऊपर पड़े हुए होते हैं? एनएम स्केलेटल मसल के ऊपर। जो निकोटीन होती है, दूसरा नियो निकोटिनॉइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इंसेक्टिसाइड के तौर पर कीड़े हशरातुल अर्ज को मारने के लिए। जो वेरानिसिलिन है ये निकोटिनिक पार्शियल एगोनिस्ट होता है, तो ये क्या करते हैं? स्मोकिंग की क्रेविंग को या स्मोकिंग सिजेशन को करवा देती है। ठीक है। तो यानी जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तो उनकी हैबिट को मिनिमाइज करने के लिए वेरानिसिलिन यूज़ की जाती है। ठीक है। अब मस्कुलिनी की टॉक्सिसिटी को देख लेते हैं। सीएनएस की स्टिमुलेशन हो जाएगी और कहते हैं कि सीएनएस की स्टिमुलेशन 3 से नहीं होती, कोलिनेस्टर से नहीं होती। कोलिनेस्टर से क्यों नहीं होती? कोलिनेस्टर से इसलिए नहीं होती क्योंकि कोलिनेस्टर्स क्या होते हैं? रिलेटिवली, मैं आपको बताया था कोलिनेस्टर्स क्या होते हैं? रिलेटिवली पुअरली लिपिड सॉल्युबल होते हैं। जो पाइलोकार्पिन है, पाइलोकार्पिन भी एक एस्टर नहीं है, लेकिन कहते हैं इसकी गुड लिपिड सॉल्युबिलिटी है, गुड लिपिड सॉल्युबिलिटी है। अब एक बात आपको देखने को मिलती है कि कोलिनेस्टर लिपिड सॉल्युबल नहीं है। अब इनकी वजह से भी हो सकती है। अनकॉमन लिखा हुआ है, अनकॉमन, इसकी वजह से बहुत कम होती है। मियोसिस हो जाएगा आइस के ऊपर, सिलेरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, जीआईटी की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक स्मूथ मसल की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, चाहे वो स्वेट ग्लैंड की हो, चाहे वो एयरवे की हो, चाहे वो जीआईटी की हो, चाहे वो लैक्रिमल ग्लैंड की हो। वेज़ोडाइलेशन हो जाएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड की ट्रांजिएंट ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, जिसके नतीजे में रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया चलता होता है। ठीक हो गया। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया चलता होता है। कहते हैं कि अगर मशरूम की पॉइजनिंग हो जाती है, मशरूम के अंदर भी मस्करीन होता है, स्पेसिफिकली
स्पेसिफिकली एमानिटा मुस्केरिया वाली स्पीशीज़ के अंदर। तो मशरूम की पॉइजनिंग की वजह से यही साइन सिम्टम देखने को मिलने सकते हैं। इसके अलावा एक एमानिटा फेलॉइड्स होते हैं, ये भी मशरूम की पॉइजनिंग होती है। ये क्या करवाता है, इनिशियल वॉमिटिंग डायरिया करवाता है, लेकिन इसके साथ हेपेटिक और रीनल नेक्रोसिस हो जाती है। ये किस वजह से होती है, यहाँ पे दो कंपाउंड्स होते हैं, एमानिटीन और फेलाडोइन होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर होते हैं। लेकिन ये एमानिटा फेलाडोइड्स ये मशरूम की पॉइजनिंग है, किस वजह से नहीं होती, मस्करीनी की वजह से नहीं होती, बल्कि ये एमानिटीन और फ्लोइडिन की वजह से होती है। निकोटिनिक टॉक्सिटी क्या हो सकती है, गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन हो जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा स्केलेटल मसल की पैरालिसिस हो जाएगी, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। CNS के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, कन्वल्जन है, डिप्रेशन वगैरह देखने को मिल सकता है। कहते हैं कि निकोटीन अगर थोड़ी डोज में हो तो वो क्या होती है, हाईली एडिक्टिव होती है। जैसा स्मोकिंग वाले एजेंट में निकोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो हाईली एडिक्टिव होती है। तो यहाँ तक तो कवर हो गया हमारा, क्या कवर हो गया, ये डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक। अब चलते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक। तो उसके अंदर 3 क्लास आती है, एट्रोफोनियम वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन है, कार्बामेट का थोड़ा सा मॉडरेट होता है, और ऑर्गेनोफॉस्फेट का काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। सारे के सारे क्या एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, और उसके सबकी जो प्रोटोटाइप है वो है नियोस्टिकबिन, कार्बामेट का प्रोटोटाइप है, जबकि पैराथियोन क्या इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड है, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट का प्रोटोटाइप होता है, जबकि एट्रोफोनियम एक सिंगल ड्रग है। अब दोनों के दोनों कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट करते हैं, कोलिनेस्टरेज को बाइंड कर लेते हैं, हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं उस एंजाइम, ठीक है, ठीक है, ओके। इसके बाद मॉलिक्यूल इनका जैसे ही वो एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं तो उनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, और हाइड्रोलिसिस होने की वजह से क्या होता है, उनका अल्कोहल पोर्शन रिलीज हो जाता है। अल्कोहल पोर्शन को रिलीज होने के बाद उनका एसिडिक पोर्शन है, कार्बामेट के अंदर कार्बामेट आइन और ऑर्गेनोफॉस्फेट के अंदर फॉस्फेट आइन, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होता है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या करवाता है, वो एंडोजीनस एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस को मिनिमाइज कर देता है, वो एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम एसिटाइलकोलिन को तोड़ नहीं सकेगा। तो ये ड्रग्स क्या करती है, एसिटाइलकोलिन के एक्शन को पोटेंशिएट कर देती है, ठीक है, पोटेंशिएट कर देती है। जो एट्रोफोनियम में तकरीबन उसका ड्यूरेशन होता है 5 लेकर 15 मिनट होता है, ठीक है, 5 लेकर 15 मिनट। सबसे वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिंग है ऑर्गेनोफॉस्फेट होती है, ऑर्गेनोफॉस्फेट, और इनका ड्यूरेशन तकरीबन दिन से लेकर हफ्तों तक रह सकता है, जबकि कार्बामेट्स का कितना होता है 2 से लेकर 8 घंटे, जबकि एट्रोफोनियम का 5 से 15। तो आपने इन सबके ड्यूरेशन को नोट कर लेना है। अभी एजेंट करते क्या है, एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन को, एसिटाइलकोलिन की हाफ लाइफ को, एसिटाइलकोलिन की एक्शन को, इन सबको बढ़ा देते होती है, जिसकी वजह से मस्करीनिक और निकोटीनिक इफेक्ट दोनों ही बढ़ जाएगी, ठीक है। अब कहते हैं कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, कहते हैं कि इनका सिग्निफिकेंट एक्शन नहीं होता अनइनर्वेटेड साइट के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर ये एंजाइम मौजूद ही नहीं होता, ठीक है, जैसे वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल है। क्लिनिकल यूजेस क्या होते हैं, क्लिनिकल यूजेस क्या क्या होते हैं, तो इनके क्लिनिकल यूजेस को कहते हैं ड्रग वाले टेबल में देखो, तो माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो रिवास्टिग्मिन है, एक न्यू कार्बामेट है, ये भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रिवास्टिग्मिन अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ओके, अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कुछ कार्बामेट्स ऐसे है जैसे कार्बराइल है, इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जबकि जो मैलाथियोन है ये क्या सेबिसाइड है, और मेट्रिफोनेट क्या है, ये एंटी हेलमिंथिक एजेंट है, ये भी सारे के सारे क्या ऑर्गेनोफॉस्फेट है। जो एट्रोफोनियम है ये माइस्थीनिया क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस को डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये माइस्थीनिया ग्रेविस को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। अब इनकी टॉक्सिसिटी क्या होती है, टॉक्सिसिटी क्या होती है कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होती है, जैसे मैलाथियोन है ये स्कैबिसाइड है, जो पैराथियोन है इंसेक्टिसाइड है, जो मेट्रिफोनेट है ये एंटी हेलमिंथिक एजेंट है, रिवास्टिग्मिन अल्जाइमर के अंदर इस्तेमाल होती है, जो कार्बराइल है ये भी इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, इंसेक्टिसाइड के तौर पर। तो इनकी टॉक्सिसिटी क्या होती है, इनकी टॉक्सिसिटी को रिवर्स करने के लिए आप क्या देते हो, एट्रोपिन देते हो, लेकिन एट्रोपिन का निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, तो निकोटिनिक टॉक्सिसिटी को ठीक करने के लिए आप रेस्पिरेटरी सपोर्ट देते हो, ठीक है, और एक्टिव कोलिनेस्टरेज को रीजनरेट करवा देते हो, और इसके लिए जो एंटीडोट होती है वो प्रेलिडॉक्सिम होती है। लेकिन एक मरतबा एजिंग हो जाए तो प्रेलिडॉक्सिम भी किसी काम की नहीं होती, ठीक हो गया। और इसका जो निमोनिक है इसको याद करने का तरीका ही क्या है, निमोनिक क्या डंबल्स है, ठीक है, डंबल्स। तो डंबल्स क्या होगा, डायरिया हो जाएगा, ठीक है, डायरिया क्यों हो जाएगा, क्योंकि मोटिलिटी को बढ़ा देते हैं, सिक्रेशन को भी बढ़ा देते हैं, यूरिनेशन हो जाएगी, ठीक है, मियोसिस है, ब्रोंकोकंस्ट्रक्शन है, ब्रेडिकार्डिया है, एक्साइटेशन ऑफ स्केलेटल मसल और सीएनएस है, एल्सल लैक्रिमेशन होती है, और इसके बाद 2 एसएस लाइवेशन के लिए और स्वेटिंग के लिए। अब इनके क्लिनिकल यूजेस को देख लेते हैं, पैराथियोन मैलाथियोन के। तो जो पैराथियोन इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होता है, जबकि मैलाथियोन इंसेक्टिसाइड और स्कैबिसाइड दोनों के तौर पर इस्तेमाल होता है, टॉपिक के लिए अप्लाई करते हैं स्कैबिसाइड। और सेरिन ट्यूबिन क्या नर्व गैसेज हैं, और ये टेररिस्ट अटैक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जो इनडायरेक्ट एक्टिंग है अल्जाइमर डिजीज़ के लिए, तो जो रिवास्टिग्मिन है, और कौन सी है, गैलेंटामीन है, डोनिपेजिल है, ठीक है, और टेक्राइन है, ठीक है, ये क्या कोलिनेस्टरेज को इनहिबिट कर देती है। इसके अलावा दूसरी एक्शन भी होती है, ये अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर इस्तेमाल होती है। हाईली डेंजरस पैराथियोन होती है, तकरीबन तमाम पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा मसल्स की पैरालिसिस और कोमा भी करवा देती है, जबकि मैलाथियोन सेरिन ट्यूबिन ये सेफर ड्रग होती है।
इसके अलावा जो नियोस्टिग्बीन है किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, सारी की सारी ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया के लिए। लेकिन जो फाइसोस्टिग्बीन है, ठीक है, फाइसोस्टिग्बीन और पाइलोकार्पिन ये दोनों इस्तेमाल होते हैं किसके अंदर, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं ग्लोकोमा के अंदर, ठीक है। ग्लोकोमा के अंदर वहाँ पे मियोसिस और साइक्लोस्पैज्म करवा देते हैं, स्लेली मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा के आउटफ्लो को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जो पाइलोकार्पिन है शॉकगन सिंड्रोम के अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक है। फाइसोस्टिग्बीन किस काम के लिए इस्तेमाल होती है, रिवर्सल ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग, ठीक हो गया, एट्रोपिन पॉइजनिंग के लिए। जबकि माइस्थीनिया के लिए जो फेवरेट ड्रग है वो ये दोनों है, नियोस्टिग्बीन और पायरेडोस्टिग्बीन। फाइसोस्टिग्बीन इसलिए इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि फाइसोस्टिग्बीन टर्शियरी है, सीएनएस में चली जाती है, लेकिन ये दोनों क्या क्वाटरनरी होती है, तो ये सीएनएस को क्रॉस नहीं कर पाती। तो जो निकोटिनिक एनएम ब्लॉक है उसको रिवर्स करने के लिए नियोस्टिग्बीन देते हैं, जबकि एट्रोपिन को रिवर्स करने के लिए आप फाइसोस्टिग्बीन देते हैं, और पायरेडोस्टिग्बीन किसी को भी रिवर्स करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर देते, ठीक हो गया। इसको याद करने का तरीका क्या कि एम इसमें आ रहा है तो एन एम, वैसे एम तो इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो एन ये वाला एन एम ब्लॉक के रिवर्सल के लिए, और इसके अलावा माइस्थीनिया के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। तो ये ओवरव्यू हो गया कोलिनोमिमेटिक का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।